हेलो स्टूडेंट, क्लास 12 का बिजनेस स्टडीज़ का क्वेश्चन पेपर है। 6612 कोड है, सेट 2 है। तो जिन बच्चों का ये कोड है 661, सेट कोई भी हो सकता है लास्ट में 1 2 3, बट 661 जिनका कोड है मोस्टली क्वेश्चन सेम है, अपने आंसर चेक कर सकते हो। तो इसका सोल्यूशन करेंगे हम। एग्ज़ाम कैसा गया कमेंट कीजिएगा। तो बिजनेस स्टडीज़ का सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम 2025, तो इजी था हार्ड था कमेंट कीजिएगा ये भी। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है ये। स्टेटमेंट 1 है, मोटिवेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है क्योंकि इसमें इंडिविजुअल हेट्रोजीनियस होते हैं अपने एक्सपेक्टेशन में, परसेप्शन में, रिएक्शन में। यस, कॉम्प्लेक्स है क्योंकि सबकी अलग अलग एक्सपेक्टेशन होती है, सबके परसेप्शन रिएक्शन सबके अलग अलग होते हैं, तो बिल्कुल ठीक है ये। सेकेंड देखो, मोटिवेशन जो होता है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। यानी कि आपके दोनों स्टेटमेंट सही है। सी ऑप्शन इसका आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन का। दोनों ट्रू है ना, बहुत स्टेटमेंट्स आर ट्रू। सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग प्रोवाइड ए क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉब एंड रिलेटेड ड्यूटीज़, और ये कन्फ्यूज़न एंड डुप्लीकेशन में अवॉइड करने में हेल्प करता है। तो कौन सा पॉइंट है जो इसको बताता है ऑर्गेनाइजिंग का? तो इसका आंसर है बी, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट देखो थर्ड, हाई इन्फ्लेशन रेट, जब इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाता है तो उससे कंस्टेंट्स बिजनेस में आते हैं, दुष्प्रभाव आते हैं, जैसे कि कॉस्ट ऑफ बिजनेस इंक्रीज़ हो जाती है। जैसे कौन कौन सी रॉ मटेरियल महंगा हो गया, सैलरी वगैरह एम्प्लॉयज़ को देनी कॉस्टली हो गई है ना, ये सब इफेक्ट हो जाता है हाई इन्फ्लेशन से। तो इसमें कौन सा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसके बारे में पता चलता है। तो देखो यहाँ पे सैलरी से रिलेटेड या इनकम से रिलेटेड जब भी हो बात तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होता है। डी ऑप्शन आंसर है इसका। तो सेकंड का बी, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। है ना, सेकंड का क्या बताया था? बी, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। एंड थर्ड का आपका डी, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हो जाएगा क्योंकि इनकम से रिलेटेड है तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। नेक्स्ट देखो फोर्थ, इन एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी अराइज होती है इनफॉर्मल में पोजीशन से रिलेटेड, मैनेजमेंट में कंपनी का रूल पॉलिसी, स्केलर चेंज, पर्सनल क्वालिटी। तो इनफॉर्मल है ना, तो पर्सनल क्वालिटी, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। फिफ्थ देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट है? कौन सी? पर्सनल सेलिंग के ऊपर। तो पर्सनल सेलिंग इम्पर्सनल फॉर्म है, नो इम्पर्सनल नहीं हो सकती, पर्सनल है तो इम्पर्सनल कैसे हो जाएगी? ये इनकरेक्ट है, करेक्ट ढूंढनी है आपको। पर्सनल सेलिंग अलाउ नहीं करती सेल्स पर्सन टू डेवलप पर्सनल रिलेशनशिप, नो पर्सनल है तो अलाउ करेगी ना पर्सनल रिलेशनशिप को डेवलप करने में। यस, ये इनकरेक्ट है। पर्सनल सेलिंग इन्वॉल्व ओरल प्रेजेंटेशन ऑफ मैसेज इन फॉर्म ऑफ कन्वर्सेशन, ये ठीक है, ये वाला ठीक है आपका। और बाकी ये शॉर्ट टर्म इंसेंटिव को रेफर करता है, ये गलत है। तो ये आपको करेक्ट वाला पूछा है, सी ऑप्शन इसका आंसर है फिफ्थ का। तो यहाँ पे फोर्थ का आंसर डी, पर्सनल क्वालिटीज़, फिफ्थ का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सिक्स्थ, साधना एक ग्रेजुएट है रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है मैनेजमेंट से, और वो एक अच्छी मैनेजर है, सक्सेसफुल मैनेजर है। उसने जो नॉलेज ली है उसको वो अप्लाई करती है अपने पर्सनलाइज स्किलफुल मैनर में, अलग अलग वर्क की सिचुएशंस में और क्रिएटिविटी वगैरह में। तो यानी कि उससे मैनेजमेंट के कौन से नेचर का पता चल रहा है? तो देखो क्रिएटिव नेचर, और वो स्पेशलाइज स्किल में लगा रही है, तो यानी उसके आर्ट वाला नेचर जो है, मैनेजमेंट एज एन आर्ट वाला नेचर पता चलता है। ए ऑप्शन इसका आंसर है। क्वेश्चन 6 का आंसर आपका ए हो जाएगा, मैनेजमेंट एज एन आर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सेवेंथ, मैच द फॉलोइंग है ये, आपको पहले मैच करना है, देन आपको इसके ऑप्शंस गिवन है आंसर के। तो प्रोडक्ट कंसेप्ट में परफॉर्मेंस एंड फीचर ऑफ प्रोडक्ट बताया जाता है, इसके सामने ही है इसका आंसर। सेलिंग कंसेप्ट जो है वो आपका बायर को परसुएट करवाता है ना कि बायर खरीदे चीज़ों को, तो ये सेलिंग कंसेप्ट है। एंड मार्केटिंग कंसेप्ट किस काम आता है? ये कस्टमर नीड को ध्यान रखता है। और सोशल कंसेप्ट जो है वो सोसाइटी की वेलबींग और साथ साथ कस्टमर, तो इसका इसके सामने है। डी का फोर्थ है, डी का फोर्थ देख लो किसमें है, डी का फोर्थ तीनों में ही है। तो ये सी वाला मैंने क्या बताया, मार्केटिंग वाला सेकंड ये रहा, डी ऑप्शन सही है इसका।
तो 7th का आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। आई होप सबको ये आंसर ही सबने ये आंसर लिखा होगा, कमेंट करना सारे बच्चे। 8th क्वेश्चन देखेंगे। स्टेटमेंट 1 है रेगुलेशन ऑफ टेक ओवर बिड्स बाय कंपनीज वन ऑफ द रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड का कि वो रेगुलेशन करता है बिड्स के टेक ओवर में। यस, ये बिल्कुल ठीक है। ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडिएरी सिक्योरिटी मार्केट वन ऑफ द डेवलपमेंट फंक्शन ऑफ सिक्योरिटी। नो, ये नहीं है इनका काम, ये गलत है। स्टेटमेंट 1 आपका सही है और बट सेकंड वाला गलत है, यानी फर्स्ट सही सेकंड गलत, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट सही सेकंड गलत। तो देखिए फर्स्ट तो करेक्ट है, सेकंड भी ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडिएरी, अच्छा सिक्योरिटी है तो सिक्योरिटी मार्केट की ट्रेनिंग, यस ये भी ठीक है आपका। स्टेटमेंट सेकंड भी ठीक है, यानी कि इसका आंसर दोनों करेक्ट है। सी ऑप्शन होना चाहिए, सी ऑप्शन इसका आंसर है। फर्स्ट भी ठीक है, सेकंड भी, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है 8th का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। अल्फा ग्राफिक्स लिमिटेड एक रेप्यूटेड इंडियन कंपनी है जो कि बिजनेस कर रही है बहुत सालों से। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो कंपनी का है रोहित गुप्ता, वो अंडरस्टैंड करता है बिजनेस एनवायरनमेंट को और अडॉप्ट भी करता है, रिस्पॉन्ड भी करता है। उसने देखा कि फॉरेन मल्टीनेशनल कंपनी जो है लिनोग्राफिक्स वो एंटर कर रही है इंडियन मार्केट में, तो उसने क्या करा, ही प्रिपेयर टू मीट दिस थ्रेट बाय रिड्यूसिंग कॉस्ट। तो उसने इस थ्रेट को से मीट करने के लिए, मीट करने का मतलब इससे निपटने के लिए उसने अपनी कॉस्ट जो है रिड्यूसिंग कॉस्ट को रिड्यूस कर दिया और अच्छी क्वालिटी के गुड्स क्रिएट किए, जिसमें लेआउट्स थी, एडवर्टाइजमेंट थे, लोगोस थे, है ना। तो जिससे क्या हुआ, जो अल्फा ग्राफिक्स लिमिटेड थी वो ना केवल एबल हुई अपने कस्टमर को लेने में, बल्कि उसने नए प्रोजेक्ट्स भी स्टार्ट किए। तो इससे क्या पता चलता है, तो देखो उसने थ्रेट समझते हुए दूसरी कंपनी को अपने वर्क किया किस पे, कॉस्ट रिड्यूसिंग में और लेआउट्स एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह में। तो इसका पॉइंट ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट क्या पता चलता है कि उसने क्या किया, टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज की, आइडेंटिफाइंग थ्रेट एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल, अर्ली वार्निंग सिग्नल उसने समझे ना, आइडेंटिफाई किए। ये बी ऑप्शन इसका सही है, क्योंकि इम्प्रूव तो था ऑलरेडी बट उसने अर्ली वार्निंग सिग्नल्स जो कॉम्पिटिटर्स आने वाले थे उनके लिए वो वाला उसको ध्यान में रखते हुए अपने अंदर ये सारी चेंजेस किए, है ना। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन 9 का, बी, आइडेंटिफाइंग थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है द रिस्क रिलेटेड टू इनेबिलिटी टू मीट फिक्स्ड फिनेंशियल चार्जेस लाइक इंटरेस्ट पेमेंट एंड अदर रीपेमेंट ऑब्लिगेशन इज। तो ये रिस्क कौन से है जिसमें हम फाइनेंशियल चार्जेस को पूरा नहीं कर पाते हैं, पेमेंट नहीं कर पाते हैं, तो ये फाइनेंशियल रिस्क होता है। बी ऑप्शन आंसर है इसका। नेक्स्ट देखो, सलीम करीम गुड फ्रेंड्स है और उन्होंने एक बिज़नेस स्टार्ट किया हाई क्वालिटी सीड्स का ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स उगाने के लिए। तो उन्होंने 200 वैरायटी वेजिटेबल सीड्स की ऑफ़र की टेरेस गार्डन वगैरह, बालकनी, बैकयार्ड, इन सब में। एंड जिससे क्या हुआ, हेल्दी कंजप्शन हैबिट्स आने लगी लोगों में, है ना। उनकी सीड्स की डिमांड, हेल्दी कंजप्शन हैबिट के कारण उनके सीड्स की डिमांड बढ़ गई, ऑर्गेनिक की तो वैसी डिमांड होती है। तो इससे कौन सा बिजनेस एनवायरनमेंट का पता चलता है, तो देखो ये दोनों क्या है, फ्रेंड्स है ना। तो फ्रेंड्स है तो यानी कि फ्रेंड्स है तो उनका सोशल एनवायरनमेंट का पता चल रहा है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, 11th का आंसर सी ऑप्शन, सोशल एनवायरनमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12th। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट पूछिए एक्सचेंज मैकेनिज्म के ऊपर, जो मार्केटिंग का एक फीचर होता है। तो करेक्ट वाली पूछिए। फॉर एन एक्सचेंज इट इज़ नेसेसरी दैट देयर शुड बी इन्वॉल्वमेंट ऑफ एटलीस्ट 3 पार्टी। नहीं, यहाँ ये गलत है, पार्टी को फ्रीडम नहीं होता, ये भी गलत है। डू नॉट लिखा है। एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर फॉर ईच पार्टी हैज टू टेक प्लेस ऑन बेसिस ऑफ कंपल्शन। नो, ये वाला इन्होंने करेक्ट पूछा है। तो एक्सचेंज के लिए ज़रूरी है कि पार्टी को कुछ वैल्यू दूसरों को देनी पड़ेगी, ये वाला इसका एक्सचेंज मैकेनिज्म का एक पॉइंट है, ठीक है। तो ये करेक्ट वाला पॉइंट है, डी ऑप्शन 12th का। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोटेक्टिव फंक्शन ऑफ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इनके फंक्शन अगर आपको आते हैं सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो इसमें से नहीं वाला ढूंढना है, नॉट। तो प्रोविजन ऑफ
फ्रॉडलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, ये तो है, ये करते हैं ना, ये इनका फंक्शन है। कंट्रोलिंग इनसाइडर ट्रेडिंग एंड इम्पोजिंग पेनल्टी, ये भी करते हैं, ये भी फंक्शन है। प्रमोशन ऑफ फेयर प्रैक्टिसेस एंड कोड ऑफ कंडक्ट इन सिक्योरिटी मार्केट, ये भी इनका काम है। अंडरटेकिंग मेजर टू डेवलप द कैपिटल मार्केट बाय अडॉप्टिंग ए फ्लैक्सीबल अप्रोच, ये नहीं करते ये। तो डी ऑप्शन इसका आंसर है। नॉट वाला जो फंक्शन है वो लिखना था आपको, 13 का ऑप्शन डी है, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है HG एयर कंडीशनर प्राइवेट लिमिटेड लैगिंग बिहाइंड, अपने प्रोडक्शन में वो पीछे छूट गई 1 मंथ से। हाई डिमांड के कारण कंपनी अपने प्रोडक्शन टारगेट को पूरा नहीं कर पा रही है, और उसने क्या करा है, कुछ मेजर्स भी लिए हैं, ट्रेनिंग दी है एम्प्लॉयज़ को, एडिशनल वर्कर्स को असाइन किया, इक्विपमेंट लिए, टारगेट फिर भी मीट नहीं कर रहा था। तो जो प्रोडक्शन मैनेजर है वो डिसाइड कर रहा है कि वो स्टैंडर्ड्स को रिवाइज़ करेगा। तो इससे कौन सा स्टेप का पता चलता है, आइडेंटिफाई द स्टेप ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस, कंट्रोलिंग प्रोसेस के कौन से स्टेप का पता चलता है। तो यहाँ पे देखो वो क्या कर रहा है, स्टैंडर्ड को फिर से रिवाइज करना चाह रहा है, तो इट मीन सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, ये वाला ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए 14 का आंसर है, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। तो आई होप सबने यही आंसर लिखा होगा, सारे बच्चे कमेंट करना। तो अदर कोर्स के सोल्यूशन भी आपको मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेक कर लेना। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक भी कर देना। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना। मैथ्स के भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, चैनल में से वीडियोस बनी हुई है, प्लेलिस्ट बनी हुई है मैथ्स की, तो कंसेप्ट समझने को मिलेंगे आपको। तो मैथ्स के लिए भी आप चेक कर लेना प्लेलिस्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। विमल राय वर्क करता है, एक फनी बनी लिमिटेड कंपनी है और गेम और टॉय बनाती है। टास्क है जो विमल राय का कि वो इंटीग्रेट डाइवर्स एलिमेंट एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट की एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करता है, अलग इंटीग्रेट करता है ना। और वो एनालाइज भी कर रहा है बिजनेस एनवायरनमेंट को और इसके इम्प्लीकेशंस को, ताकि फर्म सर्वाइव कर सके। तो लेवल ऑफ मैनेजमेंट विमल राय, मतलब कौन से लेवल पे है वो, तो वो सारे मतलब सारे अब टॉप लेवल के काम कर रहा है ना वो सारे, तो वो टॉप लेवल पे है। ए ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखो। श्रीधन वांटेड टू परचेज एन इलेक्ट्रिक कार, वो कार खरीदना चाहता है इलेक्ट्रिक। तो वो एक रिटेल शोरूम में गया जहाँ कार दिखाई, और कंपनी ने उसे क्रेडिट फैसिलिटी, मेंटेनेंस सर्विस और भी सर्विसेज दी, और ताकि वो रिपीट सेल कर मतलब उनके कस्टमर रिपीट हो सके, लॉयल्टी बन सके, है ना। तो इससे जो है कौन सा मार्केटिंग फंक्शन यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो देखो ये क्रेडिट फैसिलिटी वगैरह सब दे रहे ना, तो इट मीन्स ब्रांडिंग है, ये डी ऑप्शन इसका आंसर है। तो 15 का ए टॉप लेवल और 16 का डी ब्रांडिंग। तो किस किस ने ये आंसर लिखा है कमेंट करना। 17 देखो, वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन अवेयर कंज्यूमर टू बाय ओनली स्टैंडर्डाइज गुड्स, क्योंकि क्वालिटी मिलती है। तो ये जो है पिक्चर, ये कौन सा है, ये तो ये हमारा जो घरों में होता है ना प्रेस, तो ये किस काम होती है, ये इसमें ISI मार्क होता है ना, तो ISI मार्क इसका आंसर है। नेक्स्ट देखो 18 क्वेश्चन। देयर आर 2 स्टेटमेंट एजर्शन रीजन। तो एजर्शन है लार्जर द लीड टाइम, लार्जर क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड टू बी स्टोर एंड लार्जर शेल बी द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड। यस, जितना ज़्यादा लीड टाइम होगा उतना ज़्यादा मटेरियल चाहिए होगा और उतना अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, बिल्कुल ठीक है। रॉ मटेरियल अगर नहीं है, रिकॉर्ड ऑफ अनइंटरप्टेड अवेलेबिलिटी, तो हायर स्टॉक लेवल में भी रिक्वायर्ड। यस, अगर रॉ मटेरियल नहीं तो स्टॉक रखना पड़ेगा, ये भी ठीक है। और ये एक्चुअल में इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है क्यों चाहिए होगा, है ना। तो एजर्शन रीज़न आपके करेक्ट भी है, और एक्सप्लेनेशन, एक मिनट क्या बोला था, एजर्शन है लार्जर द लीड टाइम, हाँ ये है ना, हाँ ठीक है, दोनों ठीक है, और ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो अगर ये दोनों ठीक है और एक्सप्लेनेशन भी ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे और सब्जेक्ट्स में तो आपका ये वाला जो पॉइंट होता था, दोनों ठीक है और एक्सप्लेनेशन भी ठीक है, तो वो आपका सबसे ऊपर होता था। बट ध्यान से देखो यहाँ पे सबसे नीचे दिया हुआ ये वाला, तो डी ऑप्शन इसका आंसर है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है ना, दोनों ठीक भी है और एक्सप्लेनेशन भी ठीक है। नेक्स्ट देखो, तो यहाँ पे ध्यान से देखने वाली बात भी है।
तो आप ध्यान से देख लेना, है ना, कौन सा ऑप्शन में ऐसा दिया है। नेक्स्ट 19 देखो, एजर्शन है कोऑर्डिनेशन इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन। कोऑर्डिनेशन यूनिटी ऑफ एक्शन को इंश्योर करता है, बिल्कुल ठीक है। कोऑर्डिनेशन होगा तब यूनिटी ऑफ एक्शन होगा, तभी तो वर्क अच्छी तरह होगा, कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा ना, तो बिल्कुल ठीक है। कोऑर्डिनेशन बाइंडिंग फोर्स है, डिपार्टमेंट को जोड़ता है ना, गोल से और वर्कर से, तो ये बिल्कुल ठीक है। और इसीलिए तो इसे यूनिटी ऑफ एक्शन भी कहा जाएगा, वाई का आंसर है इसके। तो एजर्शन भी ठीक है, रीज़न भी ठीक है और एक्सप्लेनेशन भी ठीक है, इसलिए इसका आंसर आपका इसका आंसर लेकिन ए होगा, क्योंकि देखो ये 19 में ये वाला पॉइंट यहीं ऊपर ही लिखा हुआ है। एजर्शन रीज़न दोनों ठीक है और एक्सप्लेनेशन भी ठीक है, ए ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड सोल्यूशन टू ऑल मैनेजरियल प्रॉब्लम एज रियल बिजनेस सिचुएशन आर वेरी कॉम्प्लेक्स। जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है वो रेडीमेड सोल्यूशन नहीं देता है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा भी था आपने कि कॉम्प्लेक्स होता है ना, सबके अलग अलग परसेप्शंस होते हैं, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था। तो यस, कॉम्प्लेक्स होता है, डायनेमिक होता है। दिस स्टेटमेंट हाईलाइट विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो ये कौन सा मैनेजमेंट का प्रिंसिपल को बताता है, तो ये आपका है जनरल गाइडलाइंस जो है इसकी मैनेजमेंट की, उसको बताता है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। तो आई होप सबके आंसर यही आए होंगे। कमेंट करना कि कितने क्वेश्चन सही है आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में, 20 में से कितने ठीक है आपके, सारे बच्चे कमेंट करना। एंड अदर पार्ट के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, तो अदर पार्ट्स भी आ जाएगा। तो आई होप सबका एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। कमेंट कर देना सारे बच्चे कि कैसा गया है एग्ज़ाम और कितने सही है आपके MCQs क्वेश्चंस। तो वीडियो को शेयर कर देना एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना।